हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएन क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स यानी 7 आधारी मात्रकों में 2 मात्रकों को हम लोगों ने वेल डिफाइन किया था, जिसमें एक था लंबाई का मात्रक मीटर और दूसरा था समय यानी टाइम का मात्रक सेकंड। अब हमारे पास इन 7 में से 5 मात्रक बचे हुए हैं, जिन 5 में से 4 मात्रकों को रीडिफाइन किया गया है 20 मई 2019 से। चूँकि सीजीपीएम की लास्ट बैठक यानी 26वीं बैठक जो है, 26वीं मीटिंग वो वर्साई में हुई थी 16 नवंबर 2018 को, यानी लास्ट बैठक सीजीपीएम की 16 नवंबर 2018 को वर्साई में हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि इन 7 में से 4 आधारी राशियों के मात्रक को रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? तो हमारे साइंटिस्ट लोग चाहते हैं कि ये जितने 7 आधारी मात्रक हैं, इन मात्रकों को किसी न किसी फिजिकल कांस्टेंट से इसे जोड़ दिया जाए, यानी फिजिकल कांस्टेंट पर इसे आधारित कर दिया जाए, जिसमें से 7 में से 3 जो हैं वो ऑलरेडी फिजिकल कांस्टेंट पर आधारित उनकी परिभाषा है। जैसे मीटर को स्पीड ऑफ लाइट फिजिकल कांस्टेंट पर आधारित है। सेकंड, समय जो है वह भी फिजिकल कांस्टेंट पर आधारित है, सीजीएम 133 पर आधारित है। सीजीएम 133 यानी सीजीएम के आइसोटोप 133 उस पर वो आधारित है। कैंडेला यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता का मात्रक, आगे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, वह भी ऑलरेडी फिजिकल कांस्टेंट पर जुड़ी हुई है। लेकिन इसमें से 4 जो बचे हुए हैं वह है केजी, एम्पियर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और उसके बाद आपको बच गया मोल एंड केल्विन। ये 4 आधारी मात्रकों को रीडिफाइन किया गया है। प्रश्न एक यहाँ पर आपको कंपटीशन के लिए पूछा जा सकता है कि 16 नवंबर 2018 को सीजीपीएम के लास्ट बैठक में इसे रीडिफाइन करने के लिए पेश किया गया, प्रस्ताव को पेश किया गया और उसे मंजूरी भी मिल गई, लेकिन इसे लागू किया गया 20 मई 2019 से। 20 मई 2019 से, ये 2019 से क्यों लागू की गई? चूँकि इससे पिछले हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि मीटर कन्वेंशन की सबसे पहली मीटिंग जो थी वो 20 मई 1875 को हुई थी पेरिस में, जिसमें 17 देश भाग लिए थे, हमारा इंडिया नहीं था उसमें। वहाँ पर 20 मई जो 1875 को यह पहली मीटिंग हुई थी, उसी दिन से इस 20 मई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका अराइज हो रहा है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, इसे नोट कर लिया जाए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं विश्व माप विज्ञान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय माप विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको बन रहा है। तो यह क्या है? मेट्रोलॉजी क्या है? माप विज्ञान, जिसमें मापन संबंधी अध्ययन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको मार्वेलस क्वेश्चन बन रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे बारी बारी से किस प्रकार, अभी जो हमारा बुक जो डिफिनीशन दिया है उसको तो हम लोग वेल डिफाइन करेंगे ही, और इसके अलावा जो ये बदली हुई नई जो परिभाषा है, उन परिभाषाओं को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से अभी तुरंत डिफाइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले किलोग्राम पर हम लोग चलते हैं, जो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान के बारे में आप लोग जानते होंगे, या इससे पहले हम लोग क्लास में सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस दिए थे वो हमारे चैनल पर अभी भी मौजूद है। वो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में हम लोगों ने इस पर चर्चा किए थे मैटर के बारे में। मैटर में हम लोग चर्चा किए थे जो द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान वास्तव में किसी भी पदार्थ का एक प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसके कारण उसमें इनर्शिया आती है।
इसके अलावा देखें कि द्रव्यमान जो है उस पर टेम्परेचर, प्रेशर या किसी भी जगह का कोई उस पर अंतर नहीं पड़ता है, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं आता है, कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है इसका। इसके अलावा द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का वह शून्य नहीं होता है, चूँकि पदार्थ के उसमें हम चर्चा किए थे इंट्रोडक्शन टू साइंस में कि पदार्थ वही है जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ ना कुछ स्थान छेकती हो। तो द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा तभी वह पदार्थ है, इसीलिए किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो है वह कभी भी जीरो नहीं होता है। और इन द्रव्यमान को मापने के लिए जो हम मात्रक का उपयोग करते हैं उसी मात्रक को हम लोग कहते हैं किलोग्राम, जिसे शॉर्ट लेटर में लिखा जाता है केजी, किलोग्राम। अब यह किलोग्राम जो है शुरुआत में इस किलोग्राम को डिफाइन जो किया गया था वो कुछ इस प्रकार था। किलोग्राम वाज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर का मतलब हो गया 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर यानी 1 क्यूबिक डेसीमीटर यानी 1 घन डेसीमीटर वाटर का मतलब हो गया 1 लीटर। ये भी क्वेश्चन आपको बन रहा है यहाँ पर। 1 लीटर वाटर का मतलब हो गया 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर एंड एट 4 डिग्री सी। 4 डिग्री सी क्यों लिया गया? क्योंकि 4 डिग्री सी टेम्परेचर पर हमारे वाटर की डेंसिटी, मतलब डेंसिटी का हिंदी में कहते हैं घनत्व, घनत्व जो है वह मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सी पर पानी के घनत्व सबसे अधिकतम होने के कारण 4 डिग्री सी पर 1 लीटर वाटर का जो द्रव्यमान होता था उसी द्रव्यमान को 1 किलोग्राम माना जाता था। लेकिन फिर इन 1989 फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीजीपीएम की सबसे पहली मीटिंग में 1989 में कुछ इस प्रकार परिभाषा दी गई कि किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सेवरिस नियर पेरिस, फ्रांस। यानी फ्रांस में पेरिस शहर के निकट सेवरिस नामक जगह पर जो हमारे मापतौल विभाग की कार्यालय है, उस कार्यालय में प्लेटिनम और इरिडियम, प्लेटिनम एंड इरिडियम धातु से बने, यानी प्लेटिनम इरिडियम के एलॉय से बने एक सिलेंडर रखे हुए हैं प्रोटोटाइप के रूप में, और इसी सिलेंडर के मास को 1 केजी माना जाता है। यह 1 केजी मास माना जाता है। इसमें देखिएगा इस सिलेंडर का डायमीटर और इसका हाइट ये दोनों समान होता है, यानी डी इक्वल टू एच, यानी डायमीटर और हाइट दोनों समान होता है, बराबर होता है। और इसका मान जो होता है वो लगभग 39.17 mm मतलब मिलीमीटर होती है। ये एज ए प्रोटोटाइप के रूप में हमारे इस सेवरिस के कार्यालय में रखे हुए हैं, और इन्हीं प्रोटोटाइप का नमूना से अलग अलग देश जो हैं इनसे बनाए गए अलग अलग नमूने को लेकर के और 1 किलोग्राम का व्यवहार अभी तक करते आ रहे हैं। लेकिन अभी 20 मई 2019 से किलोग्राम की नई जो परिभाषा बनी है, जिसके कारण इसमें चेंजिंग आ सकता है। तो प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जनरल आदमी यह बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या सर, अगर ये चेंज आ गया तब तो हम लोग जो अभी सब्जी लेते हैं, चावल लेते हैं, आटा लेते हैं, दाल लेते हैं, जो दुकान से हम लोग परचेज करते हैं, तो क्या इस किलोग्राम में अंतर आ जाएगा? तब तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वैसी बात नहीं है। इसे जो रीडिफाइन किया गया है उस रीडिफिनीशन के हिसाब से इस किलोग्राम से उस किलोग्राम में चेंजिंग जो है बहुत माइन्यूट लेवल पर है, यानी 50 माइक्रोग्राम के 50 माइक्रोग्राम का अंतर होने के कारण जनरल जो मापतोल अभी जो हम लोग वाट देखते हैं उस वाट में बहुत माइन्यूट लेवल पर उसमें कमी आती है, जिसके कारण उसमें उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब नगण्य मानते हैं। इसीलिए हम लोग को इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन बदलाव आएगा कहाँ पर? सूक्ष्मतर स्तर पर जो यहाँ पर मापन होता है। जैसे आपको क्वांटम फिजिक्स में, जैसे आपको हाई क्वालिटी के ज्वेलरी, जैसे हीरा का ज्वेलरी खरीदने जाएंगे, वहाँ पर आपको इसमें व्यापक परिवर्तन मिल सकते हैं। तो हमारा नया डेफिनेशन क्या कहता है उसको ज़रा देख लिया जाए।
नए डिफिनीशन के अनुसार से दिया गया है क्या कि इस किलोग्राम को, द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम को एक कांस्टेंट से जोड़ दिया गया है, जिस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर एच। प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट पर आधारित इसके डिफिनीशन को दिया गया है। कहिएगा प्लांक्स कांस्टेंट पर आधारित इनका डिफिनीशन दिया गया है, तो प्लांक्स कांस्टेंट से द्रव्यमान का तो कोई संबंध हम नहीं देख रहे हैं, तो इसके संबंध को हम लोग देखेंगे कैसे। तो इससे पहले आप लोग लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे एक इक्वेशन E = h/nu, यानी लाइट जो है, प्रकाश जो है, वह डुअल नेचर को शो करता है। यानी उसमें एक न्यूटन साहब के द्वारा कणिका सिद्धांत और दूसरा हैगेंस के द्वारा वेव सिद्धांत, मतलब तरंग सिद्धांत, और न्यूटन साहब के द्वारा कणिका सिद्धांत यानी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये दो नेचर को शो करता है। कुछ जगहों पर हमारा कॉर्पस्कुलर थ्योरी काम करता है और कुछ जगह पर हमारा वेव थ्योरी काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार से चलते हैं, तो उसके अनुसार से एक लाइट जो है वह वास्तव में बहुत सारे कणों का समूह होता है, पुंज होता है, और उसमें प्रत्येक कण जो है वह कण को हम लोग कहते हैं फोटॉन। उस कण को क्या कहते हैं? फोटॉन। और एक फोटॉन में ऊर्जा जो होती है वह ऊर्जा E = h/nu, जहां पर न्यू का अर्थ होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, और यह h जो है इसको हम लोग कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। और ये E जो हो गया, इसका मतलब हो गया एनर्जी, मतलब ऊर्जा। ये संबंध E = h/nu यहाँ पर भी आने के बाद आप कहेंगे कि यहाँ पर भी आपको प्लांक कांस्टेंट जो है वह द्रव्यमान से कहाँ संबंधित है, जो आप इसमें द्रव्यमान को इसके आधार पर आप डिफाइन करेंगे। तो है, इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के ही क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आइंस्टीन साहब के द्वारा वर्षों पहले एक इक्वेशन दिया गया था E = mc²। ये E = mc² में हम लोगों को आइंस्टीन साहब बोले थे, आइंस्टीन साहब के द्वारा दिया गया है कि मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एनर्जी एंड मास बोथ आर इंटरचेंजेबल। यानी यहाँ पर E = mc², इसी को यहाँ पर रख दिया जाए तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा h/nu। और यहाँ पर से आप देखते हैं कि मास का रिलेशन आपको प्लांक्स कांस्टेंट से बैठ जाता है। प्लांक्स कांस्टेंट को यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी यदि सीधे प्लांक्स कांस्टेंट को निकाला जाए तो H = क्या हो जाएगा? mc²/nu। देख रहे हैं, मास से इसका रिलेशन प्लांक्स कांस्टेंट से हो गया। यहाँ से आप मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपटीशन में पूछा जा सकता है प्लांक्स कांस्टेंट का मात्रक, इसका यूनिट क्या होगा। तो प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए H = क्या हो जाएगा? E/nu। E का होता है जूल और इसका क्या होता है? न्यू का होता है मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है। आवृत्ति और टाइम पीरियड में देखिएगा अंतर होता है। आवृत्ति यानी न्यू बराबर होता है 1/t, यानी टाइम पीरियड आवर्तकाल, और इसको कहते हैं आवृत्ति। दोनों में फर्क है, हल्का सा फर्क है। आवर्तकाल का मतलब क्या हो गया और आवृत्ति का मतलब क्या हो गया? आवृत्ति का मतलब हो गया कि एक सेकंड में जितना कंपन करती है, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम लोग कहेंगे आवृत्ति, और जबकि एक कंपन करने में लगे समय को हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। यानी न्यू = 1/t।
देख रहे हैं यहाँ पर जूल बाय 1 बाय, और टाइम को हम लोग एस से सूचित करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जूल सेकेंड, यानी प्लांक्स कांस्टेंट का मात्रक क्या हो जाएगा जूल सेकेंड। और प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू किसी लड़के को याद है तो बोलिए, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी आदमी, (6.637 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। संभवतः ठीक है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद हम लोग किलोग्राम के बाद चलते हैं एम्पियर यानी विद्युत धारा की मात्रा। हम लोग चलते हैं एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर पर। तो इन 1948 यानी 1948 ईस्वी की बात है, उस समय हमारे एम्पियर को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया। द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करेंट व्हिच इफ मेंटेन्ड इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी 2 पैरेलल कंडक्टर लेते हैं, पर कंडक्टर मतलब समझिए वायर 2 लेते हैं, तार जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जो कहता है 2 पैरेलल, पैरेलल का मतलब समझते हैं ये दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच की दूरी हर एक जगह समान हो। कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ मतलब इसकी लंबाई, इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, अनंत लंबाई मतलब काफी लंबी हो। इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का अर्थ होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद। जैसे यह कलम जो है, मान लीजिए एक वायर का टुकड़ा है, एक तार का टुकड़ा है, तो इसका यह जो देख रहे हैं एरिया, यह जो क्षेत्रफल देख रहे हैं, इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। यह अनुप्रस्थ परिच्छेद कहता है काफी कम यानी नेग्लिजिबल हो, मतलब इसका हो गया जो तार जो हो वो काफी पतला तार हो। एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, इन दोनों तार को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इन वैक्यूम मतलब निर्वात में, वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर्स ऑफ ए फोर्स इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। इसको यदि 1 मीटर पर हम लोग बांट दें, 1 मीटर के लंबाई पर इसको टुकड़ा कर दें, तो टुकड़ा कर दिए। अब इन दोनों वायर को किसी सोर्स से हम लोग जोड़ देते हैं, मान लिया जाए किसी सोर्स से हमने इसको जोड़ दिया, सोर्स में हमने बैटरी ही ले ली, इसे जोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस है। अब इसको फिर दूसरा छोर लेके चले जाते हैं, इसको जोड़ देते हैं, जिससे यहाँ से धारा प्रवाहित होती है और यह समान धारा दोनों वायरों में होकर के जाती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ दिया, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू को, यानी रेजिस्टेंस को यदि बड़ा कर देते हैं तो यहाँ पर प्रवाहित धारा का मान जो है वो कम हो जाएगा, यदि इसको कम कर देते हो तो धारा का मान जो वह बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर घटाना बढ़ाना हमको पड़ेगा, चूंकि इन दोनों के बीच, ये दोनों जो एक ही दिशा में करंट पास कर रही है, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का बल लगेगा। यह आकर्षण का बल हम लोग करंट के मान को बढ़ा घटा करके देखेंगे कि पर यूनिट पर मीटर, यानी यह मान लिया जाए यही 1 मीटर का है, इन दोनों के बीच का बल जो हो, सॉरी इसको यहां से ले लिया जाए बराबर करके, इन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान जो हो वह 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का हो। यानी प्रत्येक मीटर पर, प्रति 1 मीटर पर इतना बल यदि आरोपित करता हो दोनों एक दूसरे पर, तो इस परिस्थिति में इस वायर से होकर जाने वाली धारा का जो मान होगा, उसी मान को हम लोग लेंगे 1 एम्पियर। यह ऐसा परिभाषा हमको 1948 से अभी तक चलते आ रही है, लेकिन 20 मई 2019 से यह परिभाषा बदल चुकी है,
यह परिभाषा चूंकि हम लोग करंट में चैप्टर में पढ़ेंगे या पढ़े हुए हैं 10th क्लास में भी, I बराबर Q/T होता है। यानी विद्युत धारा को आवेश और टाइम के अनुसार से रिलेट किया गया है, यानी प्रति सेकंड या प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ परिभाषा के अनुसार से देखिए, तो यहाँ पर कहता है क्या, जो यह आवेश जो आपने लिया इसको 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इससे डिवाइड कर दीजिए, और यह टाइम तो आपको इस पास है ही। यानी यदि इस Q के जगह पर हम लोग इलेक्ट्रॉन ले लें, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ले लें, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और आपको यहाँ पर 1 बाई इतना दिया ही हुआ है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये समय है, यानी समय रहने दीजिए सेकेंड। अब ये दोनों को काट देंगे तो यहाँ पर जो धारा का मान होगा यही मान कहलाएगा 1 एम्पियर। अब यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के जगह पर अगर यहाँ पर हम रख दें 4 इलेक्ट्रॉन्स यदि प्रति सेकंड पास कर रही है, तो इस पर कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तो 10⁻⁻19 ये कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बटा ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ही, सेकेंड है, इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी 4 एम्पियर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला टेम्परेचर पर। लेकिन 20 मई 2019 के द्वारा 20 मई 2019 से जो लागू हमारे एम्पियर की नई परिभाषा है, उसके अनुसार से कहा जा रहा है कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 मूलभूत कणों का मतलब हो गया एलिमेंट्री चार्ज, इसको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो मूलभूत कणों के आवेश के प्रति सेकंड प्रवाह से उत्पन्न विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। यहां पर देखिए, वैसे भी 10th क्लास में पढ़े होंगे, I बराबर Q/T पढ़े होंगे, यानी विद्युत धारा, आवेश और समय को रिलेट किया गया है। मतलब प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा जो है वो विद्युत धारा की मान देती है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यानी प्रति सेकंड, अभी तुरंत हमने डिफिनेशन बोला, प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 फंडामेंटल पार्टिकल के आवेश को प्रवाहित किया जाए तो उससे प्राप्त धारा 1 एम्पियर कहलाती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यहाँ पर प्रति सेकंड, यानी ये दिया ही हुआ है, यानी प्रति सेकंड, तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी 1/1.6 इंटू 10⁻19 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 इंटू, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 10⁻⁻19, कैंसिल कर दीजिए, ये प्रति सेकंड हुआ, प्रति सेकंड, ये प्रति सेकंड। यहाँ पर एम्पियर की जो मान होगा यह कितना एम्पियर होगा, तो ये क्या कहलाएगा 4 एम्पियर होगा प्रति सेकंड, या यानी 1 सेकंड में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब अगला देख हम लोग लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन, जिसे हम लोग के से सूचित करते हैं। इन 1967 मतलब 1967 की बात है। 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ पर एक नया शब्द आया है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको जान लिया जाए कि एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि एट 0 डिग्री सी, यानी 0 डिग्री सी टेम्परेचर पर यदि एक आइस का टुकड़ा, एक बर्फ़ का टुकड़ा एक बर्तन में रखा जाए तो इसमें देखेंगे कि यह बर्फ़ का टुकड़ा जो है धीरे धीरे मेल्ट करती है, मतलब यानी पिघलती है। तो पिघलती है तो कुछ इसका द्रव रूप में परिणत होता है, और गौर से देखने पर देखेंगे कि यह कुछ गैस के रूप में उड़ती भी है ऊपर। यानी यहाँ पर इसका तीनों स्टेट पाया जाता है। जैसे ये हो गया बर्फ़ जो हो गया, आइस जो हो गया, वो हो गया सॉलिड स्टेट में, ये हो गया गैस स्टेट में इसका वेपर, और ये हो गया लिक्विड स्टेट में।
यानी तीनों स्टेट हमें कहाँ प्राप्त होती है, 0 डिग्री सी पर। इसलिए 0 डिग्री सी को हम लोग बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ पर तीनों फेज पाया जाता है इस वाटर का। अब यह कहता है, हमारा डिफिनीशन कहता है कि इस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है यानी 0 डिग्री सी जो है, इसका इतनावां भाग यानी इसका इतना भाग जो है वही हमारा कहलाता है 1 केल्विन। 1 केल्विन कहने का मतलब है, अगर आप मान लें कि हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर T है, मान लिया जाए कि ट्रिपल पॉइंट हमें मालूम नहीं है कि 0 डिग्री सी है, तो मान लिया जाए कि हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर T है, तो इस T का कहता है इतनावां भाग यानी मल्टीप्लाई बाई 273.16 इक्वल टू कहता है केल्विन। यानी इसी को और लिख सकते हैं तो T बाय 273.16 इक्वल टू केल्विन। यानी आपको T इक्वल टू हो जाएगा 273.16 केल्विन। मतलब यदि T जो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, यदि ये 0 डिग्री सी है, तो 0 डिग्री सी का मतलब हो गया कि यानी सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में बदलते हैं तो हो जाता है 273.16 केल्विन। यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जितना यहाँ पर बढ़ाएंगे उतना यहाँ पर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर जानते हैं कि हमारा सेंटीग्रेड में जो हमारा स्केल है उसमें लोअर पॉइंट होता है 0 डिग्री सी एंड हायर पॉइंट होता है 100 डिग्री सी। यानी 0 डिग्री सी का मतलब होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी पानी का जमना इसी पर होता है, और पानी का उबलना यानी खौलना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सी पर। उसी प्रकार यदि इसको केल्विन में लेंगे तो जहां 0 लिए हैं वहां पर लेना पड़ेगा 273.16 केल्विन, और इसका अपर पॉइंट लेंगे हायर पॉइंट लेंगे तो वो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 100 जुड़ा है वैसे यहाँ पर भी 100 जोड़ दीजिए तो 373.16 केल्विन। इस प्रकार आप सेंटीग्रेड को केल्विन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि 20 मई 2019 से हमारे जो परिभाषा में सुधार किया गया, हमारी जो डिफिनीशन को नया डिफिनीशन के रूप में परिणत किया गया, वह क्या कहता है? तो वह कहता है कि इसको एक फिजिकल कांस्टेंट से जोड़ा जाए। तो फिजिकल कांस्टेंट के रूप में इसमें लिया गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोलिएगा ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो और कुछ नहीं, आप गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, गैसों का अनुगति सिद्धांत में पढ़ेंगे कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो स्थिर नहीं रहते बल्कि वो मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो जब ये वह चलते रहते हैं मतलब मूव करते रहते हैं तो उसमें इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी है, एनर्जी के कारण ही वह चलती है, मूव करती है। तो कौन सी गति है उसमें? गति है तो कौन सी ऊर्जा है उसमें? तो उसमें गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। एंड काइनेटिक एनर्जी को, गैस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को देखिएगा, उस चैप्टर में पढ़िएगा, तो उसको इस प्रकार से निरूपित किया गया है, यानी इस प्रकार से उसके संबंध को स्थापित किया गया है, वेयर के इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यही के जो है उसी को हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो हम समझ लिए, लेकिन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान कितना होता है? तो मान तो इसमें निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल आप मान को देख लिया जाए, जो के इक्वल टू इसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको लिख लिया जाए 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। जूल पर केल्विन होता है। ये जूल पर केल्विन यानी इसका मात्रक हुआ। तो ये जूल पर केल्विन यानी यहाँ से इसका यदि हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यदि मात्रक जानना चाहते हैं तो यहाँ पर के है, इस टी को इधर लेंगे। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई यूनिट होगा ही नहीं, बल्कि ये टी को हम इधर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई बाय टी इक्वल टू हो जाएगा के, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो यह ई का मात्रक हो जाएगा एनर्जी का जूल, और इसका होता है केल्विन, यानी जूल पर केल्विन, वही जूल पर केल्विन है। वैसे इस जूल पर केल्विन यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यदि मान वैसे निकालना हो तो इसका और एक तरीका है कि इसको आप क्या कीजिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी आर से जिसको सूचित करते हैं, और एवोगाड्रो नंबर जिसको हम लोग एन से सूचित करते हैं, यानी ये हो गया आपको गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट के वैल्यू को यदि एवोगाड्रो नंबर से यदि भाग दे दिया जाए,
इसको डिवाइड कर दिया जाए तो आपको K का मान यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान भी निकल सकता है। यह एक और तरीका है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि नई जो परिभाषा आएगी उसमें टेम्परेचर को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से किस प्रकार रिलेट किया गया और टेम्परेचर का वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए तो इसके बाद अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला मात्रक जो है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मात्रक मोल। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यानी पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मात्रक जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं मोल। और मोल का डेफिनेशन, मोल को सूचित करते हैं हम लोग, प्रदर्शित करते हैं MOL से। और मोल को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से, द मास ऑफ ए सबस्टेंस व्हिच कंटेन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.012 kg कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड 1 मोल। यहाँ पर आइसोटोप एक नया शब्द आया है। आइसोटोप का मतलब हो गया जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समस्थानिक, यानी ऐसे तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। जैसे यहाँ पर कार्बन का देखिए, कार्बन को हमने लिया है, यह कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के 2 आइसोटोप्स का मतलब हो गया कि इनके परमाणु संख्या तो कार्बन का सेम ही होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसके भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक होता है 12 और एक होता है 14, यानी 2 कार्बन के आइसोटोप होते हैं। ये भी प्रश्न आपको मार्वेलस है। कार्बन के 2 आइसोटोप से एक की परमाणु द्रव्यमान 12 और एक का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। तो यहाँ पर कार्बन 12 का लिया गया, कार्बन 12 आइसोटोप को लिया गया है और कह रहा है इसमें डिफिनीशन में कि कार्बन 12 आइसोटोप के इतना मात्रा यानी 0.012 kg, अगर इसको ग्राम में हम लोग लिखेंगे तो सीधे लिखेंगे 12 ग्राम, 12 ग्राम। kg है उसको ग्राम में बदल देंगे तो इतना kg जो कार्बन के आइसोटोप हैं उसमें उपस्थित कार्बन के परमाणुओं की संख्या जो है वह उसका कहलाता है 1 मोल। ये डिफिनीशन के हिसाब से। तो यह मोल शब्द जो है, मोल शब्द एक लैटिन शब्द है, यानी लैटिन से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है ढेर या समूह। ढेर या समूह, ढेर या समूह, जिसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं इसको हीप या इसको कह सकते हैं पाइल। और इस मोल शब्द को देने वाले वैज्ञानिक जो थे वे थे विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने 1896 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। और यह शब्द और कुछ नहीं, यह शब्द जिस प्रकार हम लोग दर्जन यानी डजन का उपयोग करते हैं किसी चीज़ को काउंटिंग करने में, जैसे एग को काउंटिंग करने में, मैंगो को काउंटिंग करने में हम लोग सुविधा के हिसाब से वहाँ पर डजन का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह भी एक नंबर है जो फिक्स्ड नंबर है जिसे एवोगाड्रो साहब ने दिया था। इसीलिए इसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। नई जो परिभाषा आई है उसमें केवल इसे एवोगाड्रो नंबर से जोड़ दिया गया है। वह एवोगाड्रो नंबर कितना होता है तो 6.022 इंटू 10⁻23। और यह एवोगाड्रो नंबर किस में देखा गया था? कार्बन 12 के आइसोटोप्स में परमाणुओं की संख्या फिक्स इतनी होती है, लेकिन यह कार्बन 12 आइसोटोप में देखा गया, लेकिन यह सभी तत्वों के लिए, सभी मोलिक्यूल्स के लिए, मतलब सभी अणुओं के लिए या सभी आयनों के लिए यह मान्य है। इसीलिए यह एक फिक्स्ड फिजिकल कांस्टेंट है एवोगाड्रो नंबर, जिसे हम लोग Na या इसको हम लोग NO द्वारा सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। अब ये एवोगाड्रो नंबर जो है वह एक फिक्स क्वांटिटी है। यह किसी भी तत्व में, जैसे अभी आपने कार्बन 12 में देखा, उसी प्रकार आप सोडियम को ले लीजिए तो सोडियम में भी सोडियम की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 11 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 23। तो यदि सोडियम की परमाणु द्रव्यमान 23 है तो 23 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? वही फिक्स नंबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23। किसी भी परमाणु के लिए ले सकते हैं, यह फिक्स नंबर है।
और इसी नंबर को हम लोग मोल से सूचित करते हैं। यह मॉलिक्यूल्स में भी लागू होता है। जैसे H2O लीजिए, एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। 2 एटम हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑक्सीजन मिल करके और बनाता है कितना, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसका परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे तो हाइड्रोजन का 2 और प्लस इसका हो जाएगा 16, यानी दोनों मिल करके हो गया 18, यानी 18 ग्राम H2O में यह मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी 0.22 इंटू 10⁻23, यानी यही मोल को सूचित कर। इसी प्रकार आप आयन में भी देख सकते हैं कि मोल के लिए यह फिक्स नंबर होती है। किसी भी वस्तु में यदि इतनी संख्या है तो उसको आप 1 मोल मान सकते हैं। तो आज हम इतना ही तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला, उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिफाइन करेंगे भली भांति, उसके बाद हम लोग चलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स पर।